हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए बाल विकास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। सीटेट पेपर 1 का जो 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम होता है उसका। और इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा मिशन सीटेट 2020 करके। तो वहाँ से आप जो प्रीवियस नहीं किए हुएगा क्वेश्चन को उसको भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा है ईश्वरीय ज्ञान पर विश्वास, तीसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, और चौथा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थियों के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है और बालक हमेशा पर्यावरण के साथ ही व्यवहार करते रहता है। पिछले वीडियो को भी ज़रूर कर लीजिएगा। 1 to 5, 6 to 8 सबके लिए क्लास आ रहा है। तो जो लोग ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो 1 to 5 का नहीं दे रहे होंगे, 6 to 8 का, तो जस्ट ही ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, उसके जस्ट बाद 6 to 8 के लिए भी आएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जब दबाइएगा तो ऑल पे क्लिक करिएगा, तभी जो भी नया वीडियो आएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रिया को जाना जाता है। पहला है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, और चौथा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो लोग बताइए। थोड़ा सा टाइम मैं दे देती हूँ, आप लोग बताएंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है 3, समावेशन और समायोजन के रूप में। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के प्रारूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह साम्यीकरण एवं समायोजन के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो है नियामक है, दूसरा है समावेशन को हतोत्साहित करता है, तीसरा है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, और चौथा है खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है और खोज को प्रोत्साहित करता है। और सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है चुनाव के बाद एसटीईटी के साथ फिर प्राथमिक का भी बहाली आए तो उसमें आप लोगों को मौका मिले, इसलिए इस पर ध्यान दे के इसको क्वालिफाई कर ही लीजिए। और अगर आप क्लास ऐसे ही रेगुलर करते रहेंगे तो कर जाएंगे, क्योंकि पिछले बार मैं करवा रही थी तो उसमें जितने भी लोग आते थे लगभग सारे लोग क्वालिफाई कर गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खोज को प्रोत्साहन देता है। शिक्षक को हमेशा शिक्षा के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां अधिगम को सुगम बनाया जा सके, और प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्य जो होता है उसको प्रोत्साहन देना जो होता है वो अधिगम को बहुत ज़्यादा सरल बनाता है, सुगम बनाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि पहला है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, दूसरा है शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, तीसरा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, और चौथा है हर बच्ची को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, तभी सारी बुद्धियाँ विकसित हो। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह
ग्रहण करे। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और इसमें ना गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की प्रतिभाएं होती है, 7 प्रकार की, है ना। और ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक हो सकती है। कोई भी इंसान हो उसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। अतः किसी भी शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को, जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा का उपयोग करें। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे के अहंग केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोट्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। दूसरा है, जीन पियाजे अपनी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोट्स्की इसे खोजबीन मानेगा। तीसरा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। और चौथा है, जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहंग केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बताइए इसका आंसर। आप लोग सोचिए, थोड़ी देर सोचिए। सोचने के लिए मैं थोड़ा सा समय देती हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर बताइए। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए 21 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोट्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है ना? लड़की का व्यवहार इस प्रकार होगा कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार लड़की जो है अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करेगी। वही जीन पियाजे के अनुसार यह लड़की की अहम केंद्रित भाषा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लिंग है। पहला है शारीरिक संरचना, दूसरा है सहज गुण, तीसरा है सामाजिक संरचना और चौथा है जैविक सत्ता। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, सामाजिक संरचना। लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोट्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, चौथा है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और चौथा है सहयोगी प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसमें अधिगम से पूर्व बालक वयस्क व्यक्तियों के बीच होता है। अतः बालक के आकलन के लिए इसके सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देना जो है आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला है बच्चों को उसके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, दूसरा है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, तीसरा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे और चौथा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। एक शिक्षक को अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चे से बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, दूसरा यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तीसरा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए और चौथा इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो।
आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका पहला है अधिनायकीय, दूसरा है अनुमतिपरक, तीसरा है सुविधादाता और चौथा है सत्तावादी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या होगा बताइए। हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक हो। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की गई है। और मेरा जो एक और चैनल है कैरियर बिल्डर बाय मधुरेंद्र सर, तो वहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का क्लास मैं स्टार्ट करवा रही हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। जब तक लॉकडाउन है, स्कूल खुल नहीं रहा है, तब तक के लिए तो स्टार्ट मैं कर चुकी हूँ। तो वहाँ भी ऐसे ही लाइव क्लास ही आएगा। तो अगर आपके घर में आपके आस पड़ोस भी बच्चे होंगे तो आप वहाँ पे जाके चेक करिएगा, बच्चों को बहुत वो मिलेगा, हेल्प मिलेगा उस क्लास से, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका को अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पहला है का एकमात्र निर्धारक होती है, दूसरा है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, तीसरा है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती और चौथा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधानों के आधार पर यह कहा गया है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 28, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शामिल करना पहला है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, दूसरा है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, तीसरा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, चौथा है एक काल्पनिक लक्ष्य है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं परिवर्तन आकर्षित करता है क्योंकि इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार के से अधिगम कराया जाता है। जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं ना, उनको अलग तरह का शिक्षण दिया जाता है, उसके लिए शिक्षक को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है कि कैसे उस बच्चे को हैंडल करना है। 29 नंबर क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, पहला है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, दूसरा है सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, तीसरा गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, चौथा गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जब बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, चाहे वो किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हो, तो एक दूसरे से सीखते रहते हैं, तो बहुत सारा कौशल उनको सीखने को मिलता है, इसलिए सही है। लास्ट क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा पहला है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, दूसरा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए, तीसरा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, और चौथा है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन
उपलब्ध कराया जाए। एक बधिर बालक भी नियमित विद्यालय में बहुत कुछ कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, यदि जो सुविधा उसको मिलना चाहिए वो उसको उपलब्ध करा दिया जाए तो चलिए आज का क्लास हम लोग का यहाँ पे 1 to 5 का समाप्त हुआ और इसके जस्ट बाद 6 to 8 का भी क्लास आएगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत सारा डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाता है। और थोड़ा सा इतना सा समय तो आप अपने काम में से भी निकाल सकते हैं। जो हाउसवाइफ होंगी उनके लिए भी ये समय भी मैंने सही रखा है, जब काम वाम उनका हो जाता है, अक्सर लोग 9 साढ़े 9 तक फ्री हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने 9 बजे का समय ही रखा है। तो आप इतना देर तो समय बीच में से भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए मिलते हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत दहशत फैली हुई है। बाहर बिल्कुल नहीं जाइएगा, जब काम हो तभी जाइएगा। चलिए तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।